नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 12th उमाशंकर जोशी द्वारा रचित छोटा मेरा खेत की हिंदी व्याख्या करेंगे। प्रत्येक पंक्ति की एक एक की हम हिंदी व्याख्या करते जाएंगे। देखिए पहले का, छोटा मेरा खेत चौकोना, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। यहाँ कवि खुद को किसान के समान बताते हुए कहते हैं कि कागज का एक पन्ना मेरे पास छोटे से चौकोर खेत के समान है। कभी क्या कहते हैं कि देखिए भाई कि जो मेरे पास एक कागज़ का पन्ना है ना, वो जो किसान के चौकोर खेत के समान, अर्थात जिस प्रकार किसान के पास चौकोर खेत होता है खेती करने के लिए, उसी प्रकार से मेरे पास भी चौकोर कागज़ के पन्ना है जिस पर मैं अपनी रचनाएं क्या करता हूँ, लिखता हूँ। कोई अंधड़ कहीं से आया, छन का बीज वहाँ बोया गया। तो ये है ना, छन का बीज वहाँ बोया गया। जिस प्रकार किसान जमीन पर बीज बोता है, छन का बीज बोया गया, अर्थात जिस प्रकार किसान जमीन पर बीज बोता है, उसी प्रकार मैं कागज़ पर अपनी रचनाएं क्या करता हूँ, उकेरता हूँ या लिखता हूँ। जिस प्रकार धरती पर फसल उगाने के लिए बीज बोया जाता है, कोई अंधड़ कहीं से आया, उसी प्रकार मेरे मन में भी भावों का अंधड़ आकर भाव रूपी बीज हृदय रूपी खेत में बोया जाता है। किस चीज़ का अंधड़ आकर? भाई जो कवि है उसके हृदय के अंदर जो भाव एवं जो विचार उत्पन्न हुए, वो क्या हो गया इस जगह? अंधड़। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशीष। कल्पना के रसायनों को पी, भाई जिस प्रकार कवि कहता है कि जिस प्रकार किसान धरती पर बीज बोता है, और जो बीज होता है वह पानी, हवा और खाद आदि को पीकर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गल जाता है। आपको जैसा पहले चित्र में दिखाई दे रहा है हवा, ठीक है, और बीच वाले में क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको खाद और जो बीज है वो, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जब वो गल जाता है तब उसके अंकुर, ये थर्ड वाले में जो खाद के पास में आपको दिख रहा है, अंकुर क्या होता है, अंकुर निकलेंगे, अंकुरित होगा पहले, उसके बाद उसमें पत्ते होंगे, पत्ते निकलेंगे और पुष्प निकल आते हैं। बीज गल गया निशेष। उसी प्रकार कवि के मन में उठे हुए भाव कल्पना रूपी, किसके अंदर? कल्पना रूपी, उसकी जो थॉट आई है, उसके विचार जो हैं, कल्पना रूपी खाद पानी को पी करके उस भाव को अहंकार मुक्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अहंकार मुक्त, अर्थात जो कवि के हृदय के अंदर जो भी अहंकार थे वो सारे के सारे क्या हो गए, समाप्त हो गए। और उन्होंने जो रचना लिखी वो किसकी हो गई? सभी के हित का विषय बना देती है, अर्थात सभी के हित के लिए वह रचना लिख दी उन्होंने। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से मित हुआ विशेष। यहाँ कवि कहते हैं कि शब्द के अंकुर फूटे, अर्थात जब कवि के मन में कोई कल्पना या भाव रूपी बीज जागा। क्या चीज़ जागा? जब कोई कल्पना या भाव अर्थात कोई विचार जब उनके अंदर जागे, तो विचार रूपी शब्द के अंकुर फूटे। तो क्या हुआ? शब्द के अंकुर फूटे, अर्थात उनके हृदय के अंदर जैसी कोई कल्पना आई, कोई ठीक है वो आए, तो उसके क्या हुए? अंकुर फूट गए। क्या? अर्थात उन्होंने अपनी कलम से रचना लिख दी। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, तो नए नए पुष्पों के भार से झुके हुए पौधे की तरह, जैसे नए नए पुष्प आते हैं ना, तो उसके वजन से क्या हो जाता है, जो पौधा झुक जाता है, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है थर्ड में नीचे की तरफ, तो वो क्या हो जाता है, झुक जाएगा, ठीक है। जो पौधा झुकेगा उसी तरीके से क्या है, लेखक के भाव भी झुक जाते हैं, अर्थात कविता सर्वजन के लिए समर्पित हो जाती है, अर्थात सभी की भलाई के लिए वह कविता क्या हो जाती है, समर्पित हो जाती है। और इसके जो कवि के हृदय के अंदर जो अहंकार है, वो सारा अहंकार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और उसकी कलम से नई रचना लिखी जाती है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती हैं। कवि कहता है कि कागज रूपी जब कविता रूपी फल झूमने लगते हैं, अर्थात कवि जब अपनी कलम से कागज के ऊपर अपनी कविता लिखता है, रस अलौकिक, तब उसमें अनुभव एवं संवेदनाओं की अद्भुत रस धाराएं फूटने लगती हैं। किसकी? तब उसमें अनुभव अर्थात उनके जो पिछले अनुभव थे, एक्सपीरियंस है वो, और संवेदनाएं अर्थात किसी और के प्रति दुख और उसको समझने की जो संवेदना होती है वो की अद्भुत रस धाराएं फूटने लगती हैं। रस अर्थात जिसके अंदर क्या हो गया, व्याकरणिक कोटियाँ हो गई, जैसे रस हो गया, छंद, अलंकार, ये सब के सब क्या हो जाती हैं, फूटने लगती हैं। अमृत धाराएं फूटती हैं जो अमृत के समान मधुर रस का आनंद देने वाली होती हैं। किसका आनंद देती हैं? रस का, मधुर आनंद, रस का आनंद देने वाली होती हैं। जैसे वात्सल रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, रौद्र रस हो गया, वीर रस हो गया, ये सारे क्या हैं, ऐसे रस की प्राप्ति होती है। रोपाई क्षण की, कटाई अनंता की, लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। तो रोपाई क्षण की, कवि कहता है कि जो रचना उसने एक पल भर में रची थी,
एक विचार जो आया था, उसी विचार के आधार पर जो कवि हैं उन्होंने एक रचना रची, रुपाई छन की। अर्थात कवि कहता है कि जो रचना उसने एक पल भर में, एक क्षणिक में रच दी, कटाई अनंता की, उसका फल आनंद अनंत काल तक सुख देने वाला रहेगा। अर्थात उसकी मिठास कभी खत्म नहीं होगी, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। अर्थात साहित्य का जो रस है, जितना लुटाया जाए वह उतना ही बढ़ता है, वह कभी भी कम नहीं होता। अर्थात व्याकरण एक जो रस होता है, रस के अंदर जैसे आपको भी बताया था, वात्सल, श्रृंगार, वीर, रौद्र, ये सारे क्या है, ये रस है। इनका जितना भी आनंद लिया है वो कभी भी कम नहीं होती, उल्टी और भी ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती रहती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौगुना। रस का अक्षय पात्र सदा का, तो कवि कहता है कि कविता के रस का पात्र अर्थात रचना का आनंद कभी खत्म नहीं होगा, सदैव वह भरा रहेगा। चाहे वह उसे कोई कितनी बार पढ़े, कितना भी उससे आनंद की प्राप्ति करे, लेकिन वह हमेशा भरा रहता है। छोटा मेरा खेत चौकोना, ऐसा ही छोटा चौकोर कागज रूपी खेत कभी अपने रचना कर्म को कृषक के कार्यों के समान सदैव फलदायी मानते हैं। जिस प्रकार से किसान कोई फसल उगाता है एक बार, वह उससे हमेशा क्या प्राप्त करता रहता है, फल की प्राप्ति करता रहता है। उसी प्रकार से कवि ने जो अपनी कल्पना है वो किसानों को कर्म के आधार पर कही है कि जिस प्रकार से किसान हमेशा फल प्राप्त करता रहता है, उसी प्रकार से एक बार रचना जो लिख दी उसे हमेशा फल की प्राप्ति होती रहती है, वह रस का पात्र हमेशा भरा हुआ रहता है। उमाशंकर जोशी की ही जो रचना एक और छोटी सी दे रखी है, बगुलों के पंख, उसकी एक बार हम व्याख्या और कर लेते हैं। देखिए, नभ में पांति वंदे बगुलों के पंख। अर्थात कवि कहता है कि नभ अर्थात आकाश के अंदर सफ़ेद बगुले अपनी पंख फैलाकर क्रमबद्ध तरीके से पंक्ति में उड़ रहे हैं। नभ में पांति, नभ यानी आकाश में, पांति यानी पंक्तिबद्ध होकर या क्रम से, वंदे बगुलों के पंख अर्थात आकाश में सफ़ेद बगुले अपने पंख फैलाकर पंक्तिबद्ध रूप से अर्थात एक क्रम से एक लाइन से उड़ रहे हैं। चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें, तो बगुले की सुंदर, जो बगुले उड़ रहे हैं, बगुले की सुंदर और आकर्षक उड़ान मेरी आँखों को चुरा कर ले जा रही है। किसकी आँखों को? अर्थात कवि की आँखों को चुरा कर ले जा रही है। अर्थात बगुलों के कतार में उड़ने के दृश्य को लेखक टकटकी लगाकर अर्थात एक नज़र से लगातार देखता रहता है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कजरारे अर्थात काले काले बादलों की, नभ यानी आकाश के अंदर, छाया अर्थात आकाश में काले काले बादलों की छाया फैली हुई है। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, और शाम के समय जो काले बादलों में जो बगुले जो उड़ रहे हैं उनकी पंक्तियां ऐसी लगती हैं मानो तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया अर्थात शाम के समय सफ़ेद कांतिमयी काया तेज गति से आकाश में विचरण कर रही है। जैसे हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, यहाँ कवि कहते हैं कि इस तरह विचरण करके वह मुझे धीरे धीरे अपनी माया या जादू से आकर्षित कर रही है। जो शाम के समय जो बुगले जो उड़ रहे हैं पंक्तिबद्ध तरीके से, और सतेज जो काया उस पर छाई हुई है, वो उन्हें क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही है। उसे कोई तनिक रोक के रखे। ऐसे सुंदर दृश्य कभी आँखों से शीघ्र ओझल न हो जाएं, अर्थात कहीं दूर न हो जाएं, जो दिखाई न दें, इसलिए उसे कोई जरा रोक कर रखो। वह तो चुरा लिए जाते मेरी आँखें, नभ में पांति बंधे बगुलों के पंखें। यहाँ कभी कहते हैं कि नभ में पांति बांधी बगुलों के पंखे, अर्थात नभ अर्थात आकाश के अंदर जो पंक्तिबद्ध रूप से जो सफ़ेद सफ़ेद जो बगुले हम अपनी पंखें फैलाकर उड़ रहे हैं, वह तो चुराए लिए जाते मेरी आंखें, वह तो मेरी क्या है, आँखों को चुराए लिए जा रहे हैं, अर्थात अपनी ओर मुझे अत्यधिक आकर्षित कर रहे हैं। उनके उड़ने का जो दृश्य है मुझे अत्यधिक मनमोहक लग रहा है, अत्यधिक सुंदर लग रहा है, जिसकी माया के अंदर मैं बनता जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको यह पाठ अवश्य ही समझ में आया होगा। आप एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको 100% सारी व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
एवं बेल आइकन दबाना न भूलें।